मैं सोचता था कि थॉमस अल्वा एडिसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को रोशनी से भर दिया, लेकिन मैं गलत था। आप उस जिंदगी की कल्पना करो जो हम 150 साल पहले जीते थे। सूरज ढलने के साथ चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य होता था और हमारी दुनिया सिमट जाती थी। हम लालटेन की रोशनी में ही अपने चारों तरफ थोड़ी सी रोशनी कर पाते थे। लोग मशाल जलाकर सफर किया करते थे और दूसरी सुबह का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन फिर जन्म लिया एक ऐसे इंसान ने जिसने दुनिया को रोशनी से भर दिया। वो इंसान था निकोला टेस्ला। ये कहानी है उसी रहस्यमयी वैज्ञानिक की जिसने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। इंसान और विज्ञान निकोला टेस्ला के योगदान को कभी भुला नहीं सकते, लेकिन उस महान वैज्ञानिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस्मिलजान नाम का एक गांव जो मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के एक देश क्रोएशिया में है। सन 1856 9 और 10 जुलाई की मध्य रात्रि बिजली कड़क रही थी और भयंकर तूफान आया हुआ था। उस तूफानी रात में एक बच्चे का जन्म हुआ, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के पिता मिलुतिन टेस्ला इस्मिलजान गांव में ही एक सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रीस्ट यानी पादरी थे। टेस्ला की मां डूका टेस्ला भी एक प्रीस्ट की बेटी थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एक असाधारण महिला थी। घर पर खाली वक्त मिलने पर वो तरह तरह के होम क्राफ्ट टूल्स बना लेती थी। अगर घर का कोई सामान खराब हो जाता था तो ड्यूका उसको रिपेयर कर देती थी। कुल मिलाकर वो एक इनोवेटिव महिला थी। अपनी मां को घर के तरह तरह के उपकरणों को बनाते देख के ही टेस्ला को इलेक्ट्रिक इन्वेंशन करने की प्रेरणा मिली। टेस्ला बचपन से ही कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते थे, जिसके कारण वो आसपास के गांव में बहुत चर्चित रहते थे। वो इंटीग्रल कैलकुलस के कठिन से कठिन सवालों को बिना किसी गलती के अपने माइंड में ही हल कर लेते थे और उनके टीचर्स को लगता था कि वो चीटिंग कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करते थे टेस्ला और इसीलिए उन्होंने 4 साल की पढ़ाई को 3 सालों में ही पूरा कर लिया और 1873 में वो ग्रेजुएट हो गए। टेस्ला के पिता मिलुतिन टेस्ला उनको प्रीस्ट यानी पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन टेस्ला अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से अपने एक सपने के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने देखा था कि वो अमेरिका में नाइग्रा फॉल्स की गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने अपने पिता से, लेकिन उनके पिता नहीं माने। ग्रेजुएट होने के बाद जब टेस्ला 1873 में इस्मिलजान वापस आए तो उनको कॉलरा यानी हैजा हो गया। इस बीमारी ने टेस्ला को लगभग 9 महीने तक बिस्तर से उठने नहीं दिया और वो कई बार मरते मरते बचे। उनकी मां उनकी इस बीमारी को देखकर बहुत दुखी थी। उनके पिता मिलुतिन टेस्ला ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम अपनी बीमारी से बाहर निकल आते हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में करवा दूंगा। और ऐसा हुआ भी। टेस्ला के अंदर न जाने ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने उनको इस खतरनाक बीमारी से बाहर निकाल लिया। सन 1875 में अपने वादे के मुताबिक टेस्ला के पिता ने उनका एडमिशन ग्राज, जो कि ऑस्ट्रिया में है, के एक कॉलेज ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में करवा दिया। अपने पहले साल में टेस्ला ने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। उन्होंने लगभग 9 एग्जाम पास किए, जबकि जरूरत थी सिर्फ 4 एग्जाम पास करने की, और सभी एग्जाम्स में उन्होंने हाईएस्ट ग्रेड प्राप्त किए। टेस्ला ने यहाँ पढ़ाई करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत का बहुत ही गहराई में अध्ययन किया और फिर उन्होंने उनके सिद्धांतों में कुछ सुधार भी किए। जब उन्होंने अपने प्रोफेसर से अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट की बात की तो वो हंसने लगे और उन्होंने टेस्ला का मजाक उड़ाया। समय गुजरता रहा। 17 अप्रैल 1879 को टेस्ला के पिता का स्ट्रोक आने के कारण देहांत हो गया। 1882 में टेस्ला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चले गए। वहां उन्होंने थियोडोर पुस्कास की टेलीग्राफ कंपनी, जो कि बुडापेस्ट का टेलीफोन एक्सचेंज था, में काम किया। थियोडोर पुस्कास टेलीफोन एक्सचेंज के इन्वेंटर यानी आविष्कारक थे। टेस्ला ने सेंट्रल स्टेशन के कई उपकरणों में सुधार किया और उन्होंने टेलीफोन रिपीटर या एम्पलीफायर को ठीक तरीके से काम करने लायक बनाया।
थियोडोर पुस्कास के अंडर उनकी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हुए टेस्ला ने कुछ ही महीनों में अपने टैलेंट की छाप छोड़ दी और उसी साल यानी 1882 में थियोडोर पुस्कास ने टेस्ला को पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में एक दूसरी नौकरी दिलवा दी। कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में टेस्ला को शहर में लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम दिया गया। कंपनी के मैनेजमेंट को पता चला कि टेस्ला को इंजीनियरिंग और फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। उन्होंने टेस्ला को कहा कि वो इलेक्ट्रिक पैदा करने वाले डायनोमोस और मोटर्स की डिजाइन में सुधार करके और भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। टेस्ला लग गए काम पर और उन्होंने ये कर दिखाया। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट यानी डीसी का इस्तेमाल करती थी और उसी डीसी करंट से वो दुनिया में एक क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन डीसी करंट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं थीं, जैसे कि वो बल्ब जलाने के लिए तो ठीक था, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए यानी मशीनों को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं उत्पन्न कर पाता था। अमेरिका में थॉमस अल्वा एडिसन और उनकी टीम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। डीसी करंट के साथ दूसरी समस्या ये थी कि जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी होती थी उस क्षेत्र में 1 माइल के अंदर ही डीसी पावर स्टेशन का होना जरूरी था, क्योंकि डीसी पावर स्टेशन का वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता था। डीसी करंट के साथ तीसरी समस्या ये थी कि अगर लोगों को बल्ब जलाने के अलावा दूसरे उपकरणों या मशीनों को चलाना होता था जिसमें अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होती थी, तो उसके लिए अलग से पावर लाइन बिछानी पड़ती थी। इस कारण से इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत महंगा था। इस समस्या को जानते थे निकोला टेस्ला और इसी वजह से वो अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर काम कर रहे थे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ऐसी पावर सप्लाई देता था जिसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ कम नहीं होता था। साथ ही साथ वायर्स के जरिए हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई किया जा सकता था और जहां पर भी जितनी हाई या लो वोल्टेज की करंट की जरूरत होती थी उसको कम या ज्यादा किया जा सकता था। मतलब रेलवे से लेकर बेडरूम की लाइट तक की पावर सप्लाई एसी मोटर्स के जरिए सेम वायर से की जा सकती थी और दूसरी तरफ अल्टरनेटिंग करंट की कीमत भी कम थी। टेस्ला एसी मोटर के अपने मॉडल को दिखाने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन से मिलना चाहते थे। अब वो साल आया जब टेस्ला ने अमेरिका में कदम रखा। हुआ यूं कि एडिसन के मैनेजर, जिनका नाम था चार्ल्स बैचलर थॉमस अल्वा एडिसन के सबसे ज्यादा भरोसेमंद एम्प्लॉय और अच्छे दोस्त थे। चार्ल्स बैचलर निकोला टेस्ला की काबिलियत को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को टेस्ला के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे दोस्त एडिसन, दुनिया में मैं सिर्फ 2 महान लोगों को जानता हूँ, एक तो तुम हो और दूसरा है ये जेंटलमैन। चार्ल्स बैचलर के रिकमेंडेशन पर एडिसन की कंपनी ने निकोला टेस्ला को भी अमेरिका बुला लिया। टेस्ला मेहनत के साथ एडिसन की कंपनी के साथ काम करते रहे और वहां काम करते हुए वो एडिसन की डीसी पावर सप्लाई के इंस्टॉलेशन और जनरेटर्स की इम्प्रूवमेंट पर काम करते थे। टेस्ला को 24 अलग अलग तरह की मशीनों को बनाने का भी काम दिया गया और टेस्ला उन मशीनों को बनाने में जुट गए। टेस्ला को मौका भी मिला एडिसन को अपने एसी मोटर के मॉडल को दिखाने का। एडिसन को पहले से पता था टेस्ला के उस इन्वेंशन के बारे में। उन्होंने टेस्ला से ये कहा कि उनका एसी मोटर बेकार है और इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत खतरनाक भी है। एडिसन को लगा कि अगर ये एसी मोटर मार्केट में आ गया तो उनके डीसी करंट सिस्टम को बहुत नुकसान होगा। टेस्ला मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने लगभग 6 महीने तक एडिसन की कंपनी में काम किया और उनके डीसी सिस्टम में काफी सुधार किए और साथ ही साथ जिन 24 मशीनों को बनाने का काम उनको दिया गया था वो भी उन्होंने पूरा किया। इस काम के लिए एडिसन ने उनको $50,000 देने का वादा भी किया, लेकिन जब $50,000 देने की बात आई तो थॉमस अल्वा एडिसन मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम अमेरिका के लोगों का मजाक भी नहीं समझते? इस घटना को सहन नहीं कर पाए टेस्ला और उन्होंने जनवरी 1885 में एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और फिर वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। अब शुरू होती है निकोला टेस्ला की जिंदगी की वो कहानी जिसमें उन्होंने चौंका देने वाले आविष्कार किए। उनके और एडिसन के बीच में छिड़ी करंट वॉर। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला ने उन सारे आविष्कारों को पेटेंट करवाने का काम शुरू किया जो उन्होंने एडिसन के साथ काम करते हुए किए थे।
टेस्ला कुछ इन्वेस्टर्स से भी मिले और उनकी हेल्प से उन्होंने मार्च 1885 में टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। बाद में उनके इन्वेस्टर्स ने उनको धोखा दिया और एक दूसरी कंपनी बना ली और टेस्ला की कंपनी से अलग हो गए। 1886 में टेस्ला अल्फ्रेड एस ब्राउन, जो कि वेस्टर्न यूनियन के सुपरिटेंडेंट थे, और न्यूयॉर्क अटॉर्नी चार्ल्स एफ पेक से मिले। उन लोगों के साथ मिलकर अप्रैल 1887 में टेस्ला ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई। अब एसी इंडक्शन मोटर के सपने को साकार करने में रात दिन एक कर दिया टेस्ला ने, और एक दिन वो सपना पूरा हुआ और उन्होंने 1887 में एक ऐसा इंडक्शन मोटर बनाया जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलता था। 1888 में जब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को इस बारे में पता चला कि टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर को बना लिया है, तो वो उनसे मिले। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति थे जो कि पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में रहते थे। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को लगता था कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्टरनेटिंग करंट में ही अपार क्षमता है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर को निकोला टेस्ला के इंडक्शन मोटर की जरूरत थी क्योंकि वो एसी पावर सप्लाई यूज करता था। उन्होंने टेस्ला को $54,500 प्रति माह की फीस पर एक साल के लिए एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया और इसके साथ ही उन्होंने टेस्ला को उनकी इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए $60,000 भी दिए। टेस्ला की जिंदगी के इस मुकाम पर अगर करंट वार का जिक्र ना हो तो ये कहानी अधूरी रहेगी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर थॉमस अल्वा एडिसन के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन गए क्योंकि वो एसी सिस्टम की मार्केटिंग कर रहे थे और एडिसन डीसी सिस्टम की। एडिसन डीसी सिस्टम को एसी सिस्टम से अच्छा तो नहीं बता सकते थे और इसीलिए उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी और उनके एसी सिस्टम की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की और एसी सिस्टम को बेहद खतरनाक बताया। एडिसन ने लोगों के बीच जाकर जानवरों पर एसी करंट का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि ये कितनी खतरनाक थी। ये देख के लोगों ने एसी डिजाइन पर सवाल खड़े किए। शुरुआती दौर में एसी करंट सप्लाई की वजह से कभी कभी शॉर्ट सर्किट और आग भी लग जाया करती थी, जिसकी वजह से लोगों में डर बैठ गया था इलेक्ट्रिसिटी को लेके। एडिसन कोशिश करते रहे और वेस्टिंगहाउस अपनी तरक्की के रास्ते पर चलते रहे क्योंकि एसी सिस्टम से होने वाले फायदे बहुत थे। उनका एसी करंट डीसी करंट से काफी सस्ता भी था। एडिसन घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली को कम दामों पर और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली बिजली को ज्यादा दाम पर बेच रहे थे, जबकि जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी सबको समान दर पर बिजली दे रही थी। 1890 में न्यूयॉर्क स्टेट ने एडिसन से पूछा कि वो अपराधियों को सजा देने के लिए कोई नया तरीका बताएं। बदले की आग में जल रहे एडिसन ने उन अपराधियों के ऊपर जिनको मौत की सजा मिली थी एसी करंट का झटका दिलवाया। एडिसन के इस कदम से भी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी की बहुत बदनामी हुई। 1890 में टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट है जिसका उपयोग हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आज भी टेस्ला कॉइल का यूज होता है। उस समय उनको लगता था कि वायरलेस कम्युनिकेशन भी संभव है, जिससे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हम बिना किसी वायर की मदद के बात कर सकते हैं। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को और भी अच्छे तरीके से उत्पन्न करने के लिए स्टीम पावर्ड रेसिप्रोकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को भी डेवलप किया और इसको 1893 में पेटेंट करवाया। टेस्ला के बचपन का सपना था नायग्रा फॉल्स से बिजली बनाने का। नायग्रा फॉल्स से 2,25,000 क्यूबिक फीट पानी हर सेकंड बहता है, जो कि इतनी पावर पैदा करता है जिसको 2 लाख टन कोयला हर साल जलाने से मिलेगा। 1893 में नायग्रा फॉल्स की पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम टेस्ला की मदद से वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिससे थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत नुकसान हुआ और इसी कारण एडिसन को उनकी खुद की कंपनी ने एसी सिस्टम का विरोध करने के लिए उनको डायरेक्टर के पद से हटा दिया। सन 1896 में टेस्ला ने एक विशाल इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को नायग्रा फॉल्स में इंस्टॉल किया और फिर शुरुआत हुई इलेक्ट्रिकल युग की, जिसने अमेरिका के घर घर में रोशनी पहुंचा दी और इसके साथ ही साथ एक नई औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत हुई, क्योंकि अब बड़ी बड़ी मशीनें अल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल से चलाई जा सकती थीं।
टेस्ला ने 1890 के बाद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी वायर के एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। टेस्ला इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे, लेकिन उनको इसके लिए लगभग $2 लाख की जरूरत थी। वो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर के पास भी गए, लेकिन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर सिर्फ $6000 ही लगा सकते थे। बहुत से इन्वेस्टर्स के पास गए टेस्ला, लेकिन सभी ने उस प्रोजेक्ट को समझा ही नहीं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा पॉसिबल है, और इसलिए उन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। लगभग 10 सालों तक टेस्ला लाइटिंग के ऊपर कई तरह के प्रयोग करते रहे और कोशिश करते रहे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायर के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जा सके। सन 1901 में टेस्ला जेपी मॉर्गन से मिले, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंसर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट में इस शर्त के साथ पैसे लगाने को कहा कि वो उनको उस वायरलेस पेटेंट से होने वाले प्रॉफिट में 51% की पार्टनरशिप देंगे। टेस्ला ने शर्त मान ली और मार्च 1901 में जेपी मॉर्गन के साथ एक डील साइन की। जेपी मॉर्गन ने उनको $1.5 लाख दिए। वो $1.5 लाख आज के समय के हिसाब से करीब $44,12,400 होते हैं। टेस्ला ने काम शुरू किया और शोरहैम न्यूयॉर्क में वार्डन क्लिफ टावर बनाया। इसी बीच जेपी मॉर्गन को ये पता चला कि टेस्ला वायरलेस लाइटिंग के प्रोजेक्ट से दुनिया में मुफ्त की बिजली बांटना चाहते हैं, और ये जानकर उन्होंने उस प्रोजेक्ट में आगे पैसे लगाने से मना कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि मुफ्त की बिजली से उनको कोई फायदा नहीं होता और एनर्जी इंडस्ट्री घाटे में चली जाती, जिससे सीधा नुकसान उनके बिजनेस पर ही पड़ता। टेस्ला उनको पत्र लिखते रहे कि वो उनको और फंडिंग भेजें, लेकिन मॉर्गन की तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। किसी तरह से टेस्ला ने वो प्रोजेक्ट 1906 तक चलाया, और फिर आर्थिक समस्याओं के कारण उनको वो टावर की प्रॉपर्टी को कर्ज चुकाने के लिए गिरवी रखना पड़ा, जो कि बाद में 1915 में तोड़ दिया गया और उस प्रॉपर्टी को एक नए ओनर को बेच दिया गया। 1926 में टेस्ला ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब पूरी दुनिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, तब हम सभी एक दूसरे से बात कर पाएंगे, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, और ऐसे उपकरण बन जाएंगे जिसको आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकेंगे। टेलीविजन से हम एक दूसरे को बहुत पास से देख पाएंगे, जैसे कि हम एक दूसरे के सामने खड़े हों। टाइम मशीन पर भी काम कर रहे थे टेस्ला, और वो कहते थे कि अपनी टाइम मशीन में वो एक ही समय में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। एक्सरे, डेथ रे, एमआरआई, रेडियो वेव्स, रोबोटिक्स, लेजर, राडार और एयरशिप आदि के इन्वेंशन से निकोला टेस्ला का नाम जुड़ा। वो मानते थे कि जिंदगी में सबको फ्रीडम चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, इसीलिए उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने जो भी कमाया था उसको अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज में बांट दिया, जिससे वो बहुत गरीब हो गए और उन्होंने अपने आखिरी दिन गरीबी में गुजारे। जनवरी 7, 1943 को जब वो 86 साल के थे, तो न्यूयॉर्क होटल में हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।